बनेंगे या नेट ऑब्जेक्टिव टाइप या जो कोलेलेक्टेड की दृष्टि से बनेंगे वहाँ भी मैं फोकस करूँगा। संपत्ति का जो साम्यवाद है उसका मुख्य उद्देश्य था कि निजी संपत्ति का उन्मूलन करना, और इसी के लिए इन्होंने संपत्ति संबंधी साम्यवाद दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन होता है, उसके पास आर्थिक शक्ति होती है, विशेषणा होती है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लालची, स्वार्थी, कर्तव्य विमुख हो जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद दिया। यहाँ मैं मेन बातों को कवर करना चाहूँगा। उन्होंने संपत्ति संबंधी साम्यवाद क्यों दिया, क्या कारण थे, क्या उसके पक्ष में तर्क हैं, क्या विपक्ष में तर्क हैं, मूल्यांकन क्या है, कैसे प्रश्न बनेंगे, इन पे अपनी चर्चा करेंगे। संपत्ति संबंधी साम्यवाद का मुख्य कारण था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, उसको वो जड़ से समाप्त करना चाहते थे। क्योंकि जो निजी संपत्ति है वो व्यक्ति को ईर्ष्यालु बना देती है, झगड़ालू बना देती है, लालची बना देती है, और व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़ के वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। दूसरा कारण था आर्थिक जो क्षेत्र है, इकोनॉमिक जो जोन है, उसको वो राज्य के अधीन रखना चाहते थे। और इनका मुख्य कोटेशन थी कि राज्य में ना तो कोई इतना धनवान हो कि किसी को खरीद सके, और ना इतना कोई गरीब हो कि किसी को बेच सके। अगला उनका कारण था कि जो प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। जैसे पाइथागोरस की इनका कथन था कि जो मित्रों की संपत्ति है उस पर सभी का समान प्रकार से अधिकार होता है। उसी बात को इन्होंने यहाँ कहा है कि प्रोडक्शन विल बी इंडिविजुअली, उसका उत्पादन तो व्यक्तिगत होना चाहिए, लेकिन इसका जो कंज्यूम है वो कलेक्टिवली होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए। उत्पादक वर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ कि जो संपत्ति का साम्यवाद है, प्लेटो का जो साम्यवाद है, वो सारे वर्गों पे लागू नहीं होता है, वो केवल उत्पादक वर्ग पे लागू होता है। उत्पादक वर्ग है उस पर लागू नहीं होता है, केवल अभिभावक वर्ग पे लागू होता है। यहाँ प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि प्लेटो क्या उत्पादक वर्ग को संपत्ति रखने के लिए सहमति देता है, अनुमति देता है? तो यस। किसको नहीं देता है? अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में कौन शामिल है? सैनिक, शासक। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रोड्यूसर जो वर्ग है, उत्पादक वर्ग जो है, वो संपत्ति रखेगा। ऐसा भी आ सकता है नियमन को गलत कथन कौन सा है, तो आपको याद रखना है। आप समझेंगे कि प्लेटो आते ही संपत्ति हटा ही देंगे, ऐसा नहीं है। प्लेटो उत्पादक वर्ग को संपत्ति रखने की अनुमति देता है। इसीलिए प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम पढ़ेंगे आज के और प्लेटो के साम्यवाद में अंतर, तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लेटो का जो साम्यवाद था उसका मुख्य उद्देश्य था पॉलिटिकल, राजनीतिक। जैसा कि सेबाइन कहते भी हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो राजनीतिक कारणों से दिया गया है, या राजनीति के कारण दिया गया है। या राजनीति का मतलब ये नहीं था कि गंदी राजनीति आज की तरह है, वहाँ राजनीति का अर्थ था सिटी स्टेट पोलिस, जो नगर राज्य थे, उनके अंदर एक गुड लाइफ किस प्रकार से जी जाए। अगर यहाँ हम बात करें तो ये जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो त्याग का मार्ग है, भोग का रास्ता नहीं है। यहाँ भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ फोस्टर का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं चाहते, बल्कि उसका त्याग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनका जो दार्शनिक वर्ग है, इनका जो अभिभावक वर्ग है, इनका जो संरक्षक वर्ग है, इनके जो सैनिक हैं, इनके दार्शनिक राजा हैं, वो ओनरशिप ना करें, वो किसी चीज़ को ग्रहण ना करें, एक्वाइशन ना करें, वो स्वामी ना समझे अपने आप को। उनको तो सबसे बड़ा सेक्रीफाई करना है, उन्हें अपना त्याग करना है सब कुछ। अपने परिवार नहीं होगा, उनकी कोई संपत्ति नहीं होगी। अगर हम इसके पक्ष में बात करें तो इसके वो मनोवैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। हम सब जानते हैं साइकोलॉजिकल रूप से कि अगर व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे ढंग से कब करता है? जब उसके स्वार्थ ना हो। अगर संपत्ति होगी तो वो लालची होगा, स्वार्थ पैदा होगा। इसलिए वो संपत्ति के साम्यवाद का मनोवैज्ञानिक आधार बताते हैं कि कर्तव्य पालन के लिए जो अभिभावक वर्ग है, शासक और सैनिक वर्ग है, वो अगर अपने आर्थिक वृत्तियों का त्याग करेगा तो उसके विवेक और शौर्य के अंदर इंद्रियां, उनकी तृष्णा, उनकी भूख, उनके स्वार्थ, उनके क्षुद्र हित, वो घर नहीं करेंगे और वो अपना कर्तव्य पालन अच्छे ढंग से कर पाएगा। फिलोसफिकल रूप से अगर देखें दार्शनिक आधार पर, तो कार्य विशिष्टीकरण या कार्य विभाजन तो इन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो संपत्ति के कारण सांसारिक मोह में, लालच में आ जाता है और वो शासन में बाधा डालती हैं। धन ऐसा है जो व्यक्ति का मन भी गवा देता है, इसलिए धन को मन से अलग रखा है इन्होंने।
नैतिक, वेरी इंपॉर्टेंट, नैतिक आधार पर यहाँ प्रश्न पूरा आएगा कि जो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था वो आदर्श राज्य की स्थापना करना था, और आदर्श राज्य के अंदर न्याय युक्त आदर्श राज्य, न्याय तभी होगा जब व्यक्ति अपने निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन करेगा, किसी के दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति निस्वार्थ रूप से अपने कर्तव्यों की पालना करता है, और वो तभी कर पाएगा जब उत्तरेषणा और वित्तेषणा से दूर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो न्याय का कारण है या परिणाम। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में 2-3 बार पूछा गया है कथन कारण में, तो वो न्याय सिद्धांत का परिणाम है, न कि कारण। काफ़ी मेरे मित्र मानते हैं कि ये कारण है, नहीं, ये इसका परिणाम है। इसका व्यवहारिक कारण भी दिया है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति अगर एक ही हाथ में आ जाएंगी तो उससे बहुत भयानक परिणाम निकलेंगे, विनाशकारी परिणाम निकलेंगे, इसलिए इन्होंने दूर दूर रखा। राजनीतिक कारण मैं आपको बता चुका हूँ। सेबाइन जब कहते हैं प्लेटो के साम्यवाद का एक मुख्य उद्देश्य था पॉलिटिकल, वो चाहते थे वो जो पोलिस स्टेट थे उनकी जो समस्याएं थी, दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी, उसका एक मुख्य कारण यही था कि जो राजा थे वो या तो भ्रष्ट हो गए थे, या जो भ्रष्ट लोग थे वो राजा बन गए थे, और उसका मुख्य कारण यही था कि उनके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक ही हाथ में नहीं थी। प्लेटो ने चाहा कि इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब एक दार्शनिक वर्ग बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी स्वार्थ भावना के शासन करें। इसीलिए पद लोलुपता, प्रतिस्पर्धा, इन सब भावनाओं का अगर विलोपन हो जाए, ये राज्य से नष्ट हो जाएं, अगर संपत्ति नहीं रहेगी दार्शनिक अभिभावक संरक्षक वर्ग के हाथ में, तो वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। इस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल बेस के आधार पर अपने